ओके। आज की फर्स्ट क्लास हम लोग हिस्ट्री से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इतिहास किसे कहते हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं। हिस्ट्री क्या है और हिस्टोरिकल ग्रंथ क्या है। बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से जब स्टडी किया जाता है तो उसे ही इतिहास कहते हैं, और इन्हीं बीते हुए घटनाओं का जब क्रमबद्ध तरीके से हम किसी ग्रंथ, किसी पुस्तक में संकलित करते हैं, लिखते हैं, तो उसे ही ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। 6 सेंचुरी बीसी में सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें पेलोपोनेशियम के युद्ध का वर्णन है, और इसी कारण सिसरो नामक दार्शनिक ने उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। और विश्व का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल ग्रंथ हिस्टोरिका को कहा गया। और उस समय भी बहुत सारे ग्रंथों का संकलन भारत में हुआ, यानी 6 सेंचुरी बीसी में वैदिक ग्रंथों का संकलन हुआ, चारों वेदों का संकलन किया गया, परंतु वह धार्मिक ग्रंथ था। 12वीं सदी में कल्हण नामक इतिहासकार ने सर्वप्रथम राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया, और राजतरंगिणी को भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा से विभूषित किया गया। और इस प्रकार विश्व का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ हेरोडोटस द्वारा रचित लिखित हिस्टोरिका ग्रंथ है, तो भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। और इस आधार पर जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पर आप आसानी से इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास, और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल का समय खुदाई में मिले हुए अवशेषों के आधार से लेकर 2500 बीसी तक का है। और इस काल के इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक स्टोन एज और दूसरा कॉपर एज। स्टोन एज में भी पत्थर के नेचर, प्रकृति के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी पिलोलिथिक एज, पिलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। और तीनों कालों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं समाहित होती हैं। पिलोलिथिक एज में सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया गया। मनुष्य शिकारी जीवन व्यतीत करता था, घुमंतु था, खाद्य संग्राहक था, और किसी प्रकार के अस्थायी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। और इसके अवशेष सोहन घाटी और बेलन घाटी से मिलते हैं। मेसोलिथिक एज में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, और इसके अवशेष भी सराय नाहराय महदमा से मिलते हैं। और न्यूलिथिक एज तक आते आते मनुष्य घुमंतु जीवन, शिकारी जीवन को छोड़कर अस्थायी जीवन में तब्दील हो गया था, कृषि करने लगा था। और इस काल में मेहरगढ़ और कोल्डिहवा से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग करने लगा। जो आग का आविष्कार पिलोलिथिक एज में हुआ था, न्यूलिथिक एज तक आते आते उस आग का प्रयोग होने लगा। यानी आविष्कार होना और प्रयोग होने में अंतर है। जब तक मनुष्य अस्थायी जीवन में तब्दील नहीं होगा तो आग का प्रयोग नहीं कर पाया। इसी वजह से क्वेश्चन जब भी पूछे कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पिलोलिथिक एज में, आग का प्रयोग कब हुआ था, तो न्यूलिथिक एज में। और इस प्रकार से मनुष्य एक सभ्य जीवन न्यूलिथिक एज में आकर के व्यतीत करने लगा। और उसी के आगे जब चलते हैं तो ताम्र पाषाणी काल आता है, कपर एज आता है, जहां पर सर्वप्रथम मनुष्य ने कपर धातु का प्रयोग किया। यानी कपर धातु का प्रयोग बिना आयस से कपर को निकाले प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी एक वैज्ञानिक विधि की शुरुआत हो गई। तो यानी प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल के हिस्ट्री को जानने के लिए हमें टोटल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री आता है। प्रोटो हिस्ट्री का कार्यकाल 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी है। इसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं, पहला सिंधु सभ्यता और दूसरा वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम भारतीय नगरीय सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता इत्यादि नामों से जानते हैं। इसका कार्यकाल
यानी इस समय 2500 बीसी से 1750 बीसी रहा, जो 3 भागों में बटा हुआ है, आरंभिक काल, चरमोत्कर्ष काल और पतनमुखी काल। इसके बाद 1500 बीसी में आर्य भारत है। फिर 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के कालखंड को हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, जो 2 भागों में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। इस काल में भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है। इस काल के इतिहास को जानने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्यों के भी स्रोत मिलते हैं, परंतु वह साहित्यिक साक्ष्य बड़े एथेंटिक नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में भावचित्रात्मक लिपि में जो लिखे गए उसे पढ़ा नहीं जा सका, और वैदिक संस्कृति में लिखने की परंपरा नहीं थी। गुरु शिष्य को मौखिक रूप से याद कराता था और 6th सेंचुरी बीसी में आकर उन वैदिक ग्रंथों का संकलन किया गया। इसी वजह से उसे बहुत एथेंटिक नहीं कहा जा सकता। यानी प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक का आर्य इतिहास को जानने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य दोनों के विवरण मिलते हैं, परंतु साहित्यिक साक्ष्य उतने एथेंटिक नहीं है। इसी वजह से इस काल के इतिहास को भी जानने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और उसके बाद इतिहास का तीसरा कालखंड आता है, जो 600 बीसी से लेकर के 1947 ईस्वी तक है, जो 3 भागों में बटा हुआ। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, जो 600 बीसी से लेकर 750 ईस्वी तक है। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री, जो 750 बीसी से लेकर 1757 एडी तक है। 750 एडी से लेकर 1757 एडी तक है। और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक है। अब हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बांट सकते हैं। यानी प्राचीन भारत का इतिहास, जो 600 बीसी से 750 एडी तक है, इसे हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक भाग है कि बीसी का भाग, दूसरा भाग कह सकते हैं कि बीसी से एडी का भाग, और तीसरा है टोटल एडी का भाग। यानी ईसा के पूर्व का इतिहास, ईसा के पूर्व के इतिहास से शुरू होकर आफ्टर डोमनी तक का इतिहास, और आफ्टर डोमनी का इतिहास। यानी प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी 6th सेंचुरी बीसी में जो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है, महाजनपद की उत्पत्ति होती है, मगध साम्राज्य की उत्पत्ति है, 16 महाजनपदों के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है, मगध महाजनपद चरमोत्कर्ष रूप से स्थापित होता है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है, जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। सारी घटना बीसी का है। और फिर वही मौर्य साम्राज्य के बाद 184-85 बीसी में बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं और मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है। यानी मौर्योत्तर काल की टोटल घटना बीसी से लेकर, यानी 184 बीसी से लेकर 319 एडी तक है। और फिर यहां से गुप्त वंश की शुरुआत होती है। यानी गुप्त वंश और वर्धन वंश या भूति वंश, यह एडी का पार्ट। तो इतने बड़े स्तर पर आप घटनाओं को विशेष रूप से डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बड़े ही सार्थक तरीके से आपके सारे तथ्य क्लियर होते चले जाएंगे। ये क्या हो गया युधिष्ठिर जी? पिक्चर इस पर, अच्छा, कि अब हम लोग चलने की कोशिश करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री।
अब मेडाइवल हिस्ट्री का पीरियड 750 एडी से लेकर 1757 एडी तक है। अब मेडाइवल हिस्ट्री को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक पूर्व मेडाइवल हिस्ट्री, यानी जिसे हम राजपूत काल कहते हैं, जिसके अंतर्गत 750 एडी से 1200 ईस्वी तक का कालखंड आता है, और इसी काल में सर्वप्रथम सामंतवाद की चरमोत्कर्ष काल दिखाई देता है, यानी राजनीतिक रूप से छोटे छोटे राजवंशों की उत्पत्ति होती है, सामाजिक रूप से समाज छोटे छोटे टुकड़े में बंटता है, जजमानी की व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्षेत्रीयता को प्राप्त करता है, और इसी काल में सर्वप्रथम भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है, उसके बाद महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। यानी यह राजपूत काल जो 750 एडी से 1200 एडी तक की घटना है, इस काल की ये सारी घटनाएं हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। मुस्लिम साम्राज्य दो भागों में बटा होता है, एक सल्तनत काल, दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल में जहां गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आते हैं, और इन काल में 1200 से लेकर 1526 ईस्वी तक के अंतर्गत 5 राजवंश इसमें काम करते हैं, यानी गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। इसी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। यानी इस पीरियड में फिर एक सल्तनत काल, नत काल, तो दूसरा मुगल काल आ जाता है, और इसी मुगल काल को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग होता है बाबर और हुमायूं का काल, और दूसरा भाग होता है अकबर से लेकर के औरंगजेब तक का काल, और तीसरा भाग होता है पतनमुखी मुगल शासकों का काल। तो इस पीरियड में बीच में 1526 से लेकर 1540 ईस्वी तक मुगल काल, और फिर 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक सूरी वंश का शासक रहता है, और फिर 1556 से लेकर 1757 का तक मूल रूप से उसके बाद के शासक कहीं न कहीं औपनिवेशिक सत्ता की स्थिति के चलते उनके गुलाम हो जाते हैं। तो इस पीरियड में भी जहां पर हम लोग बाबर के विषय में पढ़ेंगे, हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे, फिर सूर्यवंश के विषय में पढ़ेंगे। सूर्यवंश के बाद द्वितीय पानीपत के युद्ध के फलस्वरूप अकबर शासक बन जाते हैं। अकबर के विषय में पढ़ेंगे, जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे, शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। फिर औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हो जाती है, तो पतनमुखी मुगल शासकों के काल खंड को भी पढ़ेंगे। और इस प्रकार से औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के विषय में पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा कि एक एक क्रमबद्ध तरीके से सारे तथ्यों को बेहतर तरीके से सुलझाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से ही क्यों शुरू? इस वजह से कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज इतना सशक्त हो गए कि बंगाल के शासक को गद्दी पर बैठाना, अपने अनुकूल नीतियों का निर्धारण करना, और फिर यदि वह शासक औपनिवेशिक सत्ता के हितों के लिए काम नहीं करता था तो फिर उसे चेंज कर देना। और 1764 ईस्वी के बाद बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। द्वैत शासन की शुरुआत की, बाद में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, और फिर औपनिवेशिक सत्ता एक छत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। तो 1757 से मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे। यानी हम लोग इतिहास को इस कालखंड के रूप में बांटकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बड़े ही सरल सुबोध तरीके से प्रत्येक कालखंड हमें समझ में आते हुए चला जाएगा, और इससे कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन को समझना आसान होगा। तो इसी कालखंड के आधार पर
हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें प्रत्येक चीज़ समझ में आए, प्रत्येक चीज़ रटने की अपेक्षा समझ के आधार पर अपने माइंड में सेट करते चले जाएँ और उस क्वेश्चन को करें। क्योंकि बड़े स्तर पर जब स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं, तो उसके अंदर धीरे-धीरे छोटे-छोटे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम लोग ये अगले वीडियो में यह देखने की कोशिश करेंगे, जब उत्तर भारत में ये सारे डायनेस्टी स्टेबल हो रहा था, तो दक्षिण भारत के डायनेस्टी कौन-कौन से थे, जिसका उत्तर भारत के डायनेस्टी के साथ रिलेशन था? कल के वीडियो में हम लोग इस पर करेंगे। फिर अगले वीडियो से हम लोग एक-एक टॉपिक वाइज़ चलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सारे तथ्य बड़े बेहतर तरीके से क्लियर होते हुए चले जाएँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।